वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वेक्टर का आज बेसिक क्लास होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेक्टर होंगे। तो हमारे चैनल पर जेईई मेंस पीवाईक्यू का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जेईई मेंस का भी डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस का भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के साथ साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ थ्योरी पोर्शन भी चैनल पर अपडेट किए जाए। तो थ्योरी में मैं ऑलरेडी हमारे बहुत से वीडियोस थ्योरी के मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स का अपलोडेड है, प्रोजेक्टाइल मोशन का अपलोडेड है। तो ये हमने स्टार्ट किया है वेक्टर। आज हम वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेक्टर का बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। तो हमारे चैनल पर थ्योरी एज वेल एज प्रॉब्लम बोथ डिस्कशन चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है? सबसे पहली बात है कि वेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो वेक्टर इज द दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल में बात करता हूँ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आता है तो किधर एक्ट करता है फोर्स। वॉट एवर योर ऑब्जेक्ट, इफ़ यू अंडर द ग्रेविटी में जब वो फॉल होते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है। तो उस समय क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगा तो उसका एक परिमाण होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। इन द टर्म्स ऑफ वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं mg। तो g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, m इज द मास ऑफ द बॉडी होता है। और ये जब एक्ट करते हैं तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लोग का डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है वो किस पाथ से आता है इससे डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमें बताना है कि कौन से डायरेक्शन में इनिशियल टू फाइनल हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर उसकी बात मैं बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी भी एसोसिएटेड हमारा डिस्प्लेसमेंट से है। तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, देयर लॉट ऑफ मोमेंटम, लॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अराउंड्स अस। तो आज स्केलर क्वांटिटी भी हमारे सामने बहुत है, जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गया, तो लेंथ हो गई। तो ये सभी क्या होती है कि हमारे जब हमारा डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो होता क्या है, बस एक नंबर के साथ एक यूनिट होता है। लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं तो सम फोर्स इज एक्टिंग, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है, लेफ्टवर्ड कर रहा है, राइटवर्ड कर रहा है, सर्टेन एंगल से एक्ट कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। और अगर मैं मास की बात करूँ तो 2 kg, 3 kg, 5 kg, तो उस समय हम लोग कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो लॉट ऑफ स्केलर क्वांटिटी है और बहुत से वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेनली हमारा आज जो लेक्चर है वेक्टर क्वांटिटीज पर फोकस है। तो वेक्टर के बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर दो फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction। तो
वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, तो एक के ऊपर हम लोग एरो दे देते हैं, बी भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, कोई स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं हमारे। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके हेड पर हम लोग एरो देते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड लगा देते हैं, या कोई सिंपल ऐसे भी लिख सकता है मॉड ए इक्वल टू ए, हाँ लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से भी। तो सबसे पहली बात है कि वेक्टर को बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक पोजीशन वेक्टर को बताना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, एनीथिंग है, तो उसके पोजीशन को तो डिफाइन करना पड़ेगा। उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ रिक्वायर्ड वन ऑरिजिन। तो हमको क्या माना, किसी एक रेफरेंस चाहिए, एक ऑरिजिन चाहिए, ठीक है। ऑरिजिन से जिस भी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ उसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट है पी डैश, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर है। मान लीजिए इस वेक्टर को हम लोग R1 वेक्टर से बोल रहे हैं, R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की मैं बात करूं तो ये R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर आप क्या समझे कि किसी पार्टिकल्स का पोजीशन बताना ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ऑरिजिन से जिस भी पॉइंट पर बताना उसको ज्वाइन कीजिए इन द टर्म फॉर्म्स ऑफ एक हेड होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए। टेल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन एंड हेड जहां पर हम बताना चाहते हैं। तो जहां पर हम बताना चाहते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग जहां से स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन एज अ टेल और ये हमारा हेड, तो ये एज अ वेक्टर हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग R1 R2, मान लीजिए सपोज डैट कोई अगर बोलता है क्या कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और समवन इज डिस्क्राइबिंग इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड हेयर मान लीजिए x1 y1 और इसका x2 y2 कोई डिफाइन करता है। तो डिफाइन करेगा तो पोजीशन वेक्टर अगर हम कैसे बताएंगे, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग को R1 वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, R2 वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप। ये i कैप और j कैप क्या यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द डायरेक्शन x। x के अलोंग में जो हमारा हो वेक्टर का डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर i कैप से बताते हैं, और y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके डायरेक्शन को हम लोग j कैप से बताते हैं। अब ये एक वेक्टर है कि जो इस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ज्वाइन किया, जिसको बोल रहे हैं हम लोग डेल्टा आर वेक्टर भी आप बोल सकते हो। तो डेल्टा आर वेक्टर इज नथिंग बट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ क्या, आप मान लीजिए पार्टिकल जो पॉइंट P पर था वो P से P डैश पहुंच गया। मान लीजिए कोई टाइम T है और T से हमारा T डैश टाइम चला गया, तो पार्टिकल्स का पोजीशन हमारा अगर चेंज हो गया इस पार्टिकुलर टाइम T पर, पोजीशन P पर था और टाइम T डैश पर पोजीशन P डैश था, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर कोई बोलेगा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितना x में कितना चेंज हुआ और y में कितना चेंज हुआ, आप दोनों को यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट कर दो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई कैप वाई जे कैप। तो हम लोग का ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक चीज़ और मैं बात करूँ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से A से B चला, ठीक है, B से C चला, C से D चला।
अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट इनिशियल और फाइनल को जो ज्वाइन करता है। तो इनिशियल और फाइनल को जो ज्वाइन करेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसको कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल्स ए से बी, ए से डी कैसे पहुंचा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात जब भी होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, वो एक्चुअली क्या पाथ से गया है, कैसे गया है, इट डजंट मैटर। समझे? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा। फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन समझ पाए हैं। वेक्टर्स की अभी मैं बात करूं, इक्वलिटी वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर कैसे किसी चीज को बोलते हैं, कोई वेक्टर को बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। तो अभी मैं कंडीशन बताता हूं, इक्वल वेक्टर का। अगर कोई वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, कोई वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। इक्वल वेक्टर के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो इक्वल वेक्टर में बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा और डायरेक्शन सेम हो, सपोज दैट एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इसका लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो टेल टू हेड जो लेंथ है, और बी वेक्टर का अगर लेंथ ऑफ द वेक्टर टेल टू हेड अगर सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। क्या? इक्वल वेक्टर। अगर बाय द वे इक्वल वेक्टर के, अगर मैं एक वेक्टर को उठाइए, ए वेक्टर को अगर बी वेक्टर पर रख दीजिए, या बी वेक्टर को उठाकर ए वेक्टर पर रख दीजिए, तो इसका टेल इससे ज्वाइन हो जाए, इसका हेड इससे ज्वाइन हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर ओवरलैप कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये हमारा इक्वल वेक्टर है। ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा दूसरा हम बात करते हैं कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये रहा। ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। अभी क्या होगा कि अगर इसका लेंथ ऑफ द वेक्टर, मान लीजिए ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, अगर मान लीजिए टेल टू हेड और टेल टू हेड दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो, तो हम लोग बोलेंगे इसको अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर, कोई भी वेक्टर को इक्वल नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी इनके डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड, अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, तो हम लोग बोल सकते क्या, कि ये हमारा अनइक्वल वेक्टर है। अगर बाय द वे अगर इसके टेल को इसके साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो इसका हेड कभी ज्वाइन ही नहीं होगा। जब इसके टेल ज्वाइन कीजिएगा तो हेड कभी ज्वाइन ही नहीं होगा। तो ये हमारी इक्वल वेक्टर के जो कंडीशन है उसको वायलेट करता है। तो अनइक्वल वेक्टर हमारा ये हो गया। दूसरी बात कि अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, इक्वल वेक्टर हो गया और अनइक्वल वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दिया। अभी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन वेक्टर्स का एडिशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन क्या होता है? तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है,
तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर यहाँ पर वेक्टर एडिशन, आप या बोल सकते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें क्या करते हैं कि एक वेक्टर के टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो। अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो हम कभी अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। सेकेंड, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि दो वेक्टर का एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा बराबर हो सकता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अभी मैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताना चाहता हूं। तो एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? तो एसोसिएटिव लॉ होता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो इक्वल वेक्टर के बारे में जो डिस्कशन हुआ उसमें आप समझ गए कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी हमारा सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफर कर रहा है, या डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, तो हमारा कभी इक्वल वेक्टर नहीं होगा, कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसका जो लेंथ है, इसका टेल इसके साथ मर्ज, इसका हेड इसके साथ, तो ये हमारा इक्वल वेक्टर है। अगर बाय द वे एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज डिफर कर रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज डिफर कर रहा है, तो ये नॉट इक्वल वेक्टर आएंगे। जो पीछे थोड़ा बता रहा था उसी को ये इक्वल वेक्टर में आएंगे। एक और है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफर कर रहा है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल वेक्टर में आएगा, नॉट इक्वल वेक्टर में आएगा। तो ये हमारे वेक्टर के इक्वल वेक्टर, नॉट इक्वल वेक्टर के डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन डिफर कर रहा है, तो भी हमारा वेक्टर इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए इट मस्ट बी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका टेल इसके साथ ओवरलैप कर जाए, इसका हेड इसके साथ ओवरलैप कर जाए और लेंथ हमारे डायरेक्शन सेम हो, तो इक्वल वेक्टर होगा। तो अभी मैंने वेक्टर एडिशन के बारे में बात किया और वेक्टर एडिशन में क्या बोला कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। अभी मैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तीसरा सी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और मैं ये वेक्टर जो है मेरा फाइनल वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको कैसे हम बताएंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि आप देखिए ए वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो रिजल्टेंट हम ये खींच सकते हैं, इसको यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या है सी वेक्टर, सी वेक्टर हमारा क्या है, ये रहा।
तो a प्लस बी हमारा अब एक नया वेक्टर हो गया, उस पर c वेक्टर आ गया, तो इसको और इसको अब ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। सेकेंड काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए b वेक्टर है और c वेक्टर है, तो b वेक्टर को लेते हैं, b वेक्टर के हेड पर c वेक्टर का टेल हो, तो b वेक्टर के टेल से c वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करते हैं b वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा, ये वाला आप देखिए। अब ये हमारा b वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा और a वेक्टर ये रहा, तो a वेक्टर के हेड पर b प्लस c वेक्टर का टेल हो, तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक ही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर को हम दो तरीके से एक्सप्रेस किए हैं। एक बार a और b को निकाल के c के साथ जोड़ दिए, दूसरी बार b और c को निकाल के a के साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ही मिला है, दोनों केस में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ही मिला है, और इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b प्लस c वेक्टर। तो ये हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है, ये हमारा क्या करता है, फॉलो करता है। तो वेक्टर एडिशन हमने अभी जस्ट बताया था, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बताया था, कम्यूटेटिव लॉ बताया था कि a वेक्टर मान लीजिए प्लस b वेक्टर हो, तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ था और ये मेरा एसोसिएटिव लॉ है। अभी मैं बताने जा रहा हूं एंटी